जय हिंद साथियों। पिछले क्लास में हम लोगों ने विधि के प्रकार के विषय में पढ़ा था। आज हम लोग शासन के प्रकार, टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स के विषय में पढ़ेंगे। शासन की प्रणालियों को हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला है शासक समूह में शामिल व्यक्तियों की संख्या के आधार पर। दूसरा है शासन की वैधता के स्रोत के आधार पर। तीसरा है शासन प्रणाली के संविधान सम्मत होने के आधार पर। चौथा है शासन प्रणाली के व्यवहारिक मूल्यांकन के आधार पर। आते हैं नंबर 1 पे, शासन समूह में शामिल व्यक्तियों की संख्या के आधार पर। पहला है राजतंत्र या तानाशाही। राजतंत्र और तानाशाही में व्यक्ति विशेष का महत्व होता है। अगर राजा है तो राजा का ही नियम और कानून सर्वोत्तम होता है। वो जो बोल देगा वही कानून है। अगर किसी को भी मृत्यु दंड दे दिया तो उसके मुख से जो निकल गया वही कानून बन जाता है। इसी तरीके से तानाशाही भी अपना व्यवहार अपनाते हैं। दूसरा आता है अल्पतंत्र या गुटतंत्र। गुटतंत्र या अल्पतंत्र में कुछ ही व्यक्तियों का समूह कार्य करता है और उसी आधार पर जो नियम कानून निर्धारित करता है वो जनता पे लागू होता है। तीसरा है लोकतंत्र। लोकतंत्र में जनता द्वारा जनता के लिए जनता पर शासन किया जाता है। इस तरीके के शासन में जनता की भलाई में कार्य किए जाते हैं और ये प्रणाली सर्वोत्तम मानी जाती है। दूसरे पे आते हैं शासन की वैधता के स्रोत के आधार पर। नंबर 1 धर्मतंत्र। धर्मतंत्र विशेष धर्म के धर्म ग्रंथों के आधार पर शासन किया जाता है। धर्म गुरुओं के आधार पर शासन होता है। जैसा कि पिछले कानून की प्रणालियों में भी मैंने इसके विषय में चर्चा किया था। धार्मिक तिब्बत का उदाहरण दिया था, वेटिकन सिटी का उदाहरण दिया था। दूसरा आता है राजतंत्र। राजतंत्र में राजा ही सर्वोत्तम होता है। राजा द्वारा कहा गया कथन ही कानून बन जाता है। कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र में कुछ देश या समाज के जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं उन्हीं द्वारा शासन संचालित होता है। तो इस तरीके का प्रणाली जो है कुलीन तंत्र कहा जाता है। लोकतंत्र, जैसा कि इसमें पिछले उसमें बताया, जनता द्वारा जनता के लिए जनता पर जो कानून बनाए जाते हैं वो लोकतंत्र होता है। शासन प्रणाली नंबर 3 शासन प्रणाली के संविधान सम्मत होने के आधार पर आते हैं। इसमें संविधान सम्मत में जहां पर संविधान के अनुसार नियम कानून होते हैं, जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है उस संविधान के अनुसार ही कार्य करता है। संविधान से हटकर वो नहीं होता है और संविधान के अनुसार ही अपने कार्यों को निर्वहन करना होता है। ये विधि का शासन भी कहा जाता है। जैसे हमारे भारत का उदाहरण ले लें, संविधान से हटकर ना शासन प्रणाली है, ना कार्यपालिका अपना कार्य कर सकती है, ना विधायिका, और ना ही संविधान का पालन हमारी न्यायपालिका करवाती है। अगला आता है गैर संविधानवाद, जहां पर संविधान नाम की कोई चीज नहीं होती है। जैसा कि गैर संविधानवाद में आ जाता है तानाशाही, जहां पर सिर्फ उसके द्वारा जो कथन होता है, कार्य होता है, वही संविधान बन जाता है। चौथा आता है शासन प्रणाली के व्यवहारिक मूल्यांकन के आधार पर। व्यवहार के आधार पर शासन प्रणालियां किस तरीके से व्यवहार करती हैं उस आधार पर हम 4
इसके 6 प्रणालियों में बांट सकते हैं। पहला है भीड़ तंत्र। भीड़ तंत्र में वहां के लोगों का अपना कोई विवेक नहीं होता और बिना व्यवहारिक कोई नियम नहीं होता, अपना विवेक यूज नहीं करते, वैसे ही कार्य करते हैं। औसत तंत्र। औसत तंत्र में कुछ व्यक्ति लोगों को वाक्यपटुता द्वारा या अन्य चीजों के माध्यम से अपनी ओर आकृष्ट कराते हैं और अपना शासन तंत्र चलाते हैं। धनतंत्र। धनतंत्र में जो धनी व्यक्ति हैं, धनी व्यक्तियों द्वारा ही संचालित होता है। धनी व्यक्तियों को ही मताधिकार का प्रयोग का अधिकार होता है और वही अपने अनुसार सरकार चुनती है। निरंकुशता। निरंकुशता के विषय में जैसा कि तानाशाही से हम जोड़ सकते हैं, जिसके विषय में बता चुके हैं। गुणतंत्र या योग्यता तंत्र। गुणतंत्र में या योग्यता तंत्र में कुछ विशेष व्यक्ति जो अलग योग्यता धारण करते हैं या विशेष योग्य होते हैं, उन्हीं के द्वारा शासन चलाया जाता है। अगला है वृद्धि तंत्र। वृद्ध तंत्र में ये माना जाता है जो वयोवृद्ध हो उसको उच्च पदस्थ किया जाता है ताकि उसमें समझने की क्षमता और अनुभव अधिक होता है, इसलिए वो जो शासन करेगा अच्छा करेगा ऐसा माना जाता है। लेकिन वर्तमान में युवा शक्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है और युवा को ही भविष्य का शासक प्रेरित किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।